जब से गाँव से मैं शहर हुआ, इतना कड़वा हो गया कि ज़हर हुआ। With these beautiful lines from our guest speaker, I, Neeraj Pizza, take this privilege to welcome you all to this most awaited session of the day, which is named after our special guest speaker, Irshad Kamil, a person who believes that only 10 minutes of good literature makes a better person. To introduce our guest speaker and to moderate the session, we have Dr. Ashu Khosla. Dr. Ashu Khosla is in charge of learning and development at Shulini University. She has a management degree from Indian School of Business, and she also has an undergraduate degree in medicine. She has authored a book on creativity, which is named Off the Corporate Bus and Into the Creativity Boat. She also teaches a course on creativity at Shulini University. Without wasting a single minute of this session, I would like to hand over the Zoom stage to Dr. Ashu. Ma'am, please. Thank you, Neeraj. Thank you for that introduction. Or I welcome you all to this very, very special session. तो चूंकि मैं इस सेशन की मॉडरेटर हूँ, मैं मुझ पर जिम्मेदारी डाली गई है कि मैं हमारे मेहमान का परिचय दूँ। तो उनका परिचय कैसे करवाएं जिनसे आप पहले बहुत बार मिल चुके हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो अगर कभी प्लेन टेक ऑफ हो रहा हो और प्लेन की खिड़की से नीचे झांक कर आपने फिर से उड़ चला गुनगुनाया हो, तो आप उनसे मिले हैं। अगर कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उनसे कहने का मन किया हो कि मेरी हर मनमानी तुम तक, बातें बचकानी बस तुम तक, तो आप यकीनन उनसे मिले हैं। कभी अपने अस्तित्व पर या जिंदगी के मायने पर सवाल मन में उठे हों और परेशान हो गए हों, तो कुन फाया कुन सुनकर अगर मन को सुकून मिला है, तो वो भी इरशाद ही थे। तो मैं आपका परिचय उनसे कैसे करवाऊं जिनसे आप मिल चुके हैं बहुत बार, कई बार। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं उनके बारे में जो शायद आप ना जानते हो, वो मैं आपको बता दूं। इरशाद जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, पीएचडी है हिंदी में, उन्होंने पीएचडी हासिल की है। फिल्मी लिरिक्स के अलावा भी बहुत कुछ लिखते हैं, पोएट्री, बहुत सी किताबें, जो ये सेशन शुरू होने से पहले उसी के बारे में बातचीत हो रही थी, बहुत सी किताबें छपी हैं, मल्टीपल एडिशंस उनके आ चुके हैं। तो आज हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं, शुलिनी लिटफेस्ट की टीम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें मेज़बानी करने का मौका मिल रहा है और बातचीत करने का मौका मिल रहा है। आज के खास मेहमान डॉक्टर इरशाद कामिल। तो नमस्ते इरशाद जी। और नमस्ते जी, आप सब जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे और आशु जी को, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। तो इरशाद जी ने हमें बताया कि उनको फ्लाइट पकड़नी है, और तो हम जल्दी जल्दी से जितने सवाल हो सके इनसे पूछेंगे। अगर, और उन्होंने सुबह मुझे मैसेज भी किया था कि वो एक यूज़र फ्रेंडली या कहें लिसनर फ्रेंडली सेशन करना चाहते हैं, जिसमें लोग जुड़ें और अपने क्वेश्चंस पूछें। तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए और मैं कोशिश करूँगी कि बीच बीच में वो भी हम शामिल करें। तो इरशाद जी, शुरू करते हैं, बिकॉज आपके म्यूज़िक लिरिक्स से शुरुआत की है, तो उसी से बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि पहला जो होता है वो बहुत स्पेशल होता है, पहला बहुत प्रिय होता है, जैसे कि पहली सैलरी या पहला पहला प्यार या मॉनसून की पहली बारिश। तो आपका पहला जो गाना जो आपने फिल्मों के लिए लिखा, वो कौन सा था, याद है? और कब लिखा? और जब आपने उसको सुना, बनकर वो गाना तैयार हुआ, रेडियो पर बजते हुए पहली बार सुना या पर्दे पर देखा, तो क्या महसूस किया? कुछ बताएं। जी, मैं पहली जो आपने बात की कि पहला पहला बहुत प्यारा होता है, वो आपने बिल्कुल सही बात की। मुझे पर साथ साथ ऐसा भी लगता है आशु जी के दूसरा और तीसरा भी बुरा नहीं होता, भले वो सैलरी हो चाहे प्यार हो। तो मेरा इस सिलसिले में एक शेर है कि हमारे बिना अकेले में हमको पुकारा करेगा, हमारे बिना क्या गुजारा करेगा। अकेले में हमको पुकारा करेगा, हमारे बिना क्या गुजारा करेगा। जरा टूटा है पर धड़कता भी है दिल, मोहब्बत की गलती दोबारा करेगा। वाह, क्या बात। तो उस लिहाज से तो दूसरा तीसरा भी ठीक है। खैर, मतलब आपने जो सवाल किया उसको ध्यान में रखते हुए
मेरी पहली रिलीज्ड पिक्चर जो थी आशु जी, वो चमेली थी। लेकिन मेरी पहली साइंड पिक्चर जो थी वो जी। सोचा ना था थी। हुआ ये कि जब मैंने सोचा ना था पिक्चर की और साइन की सोचा ना था पिक्चर, तो वो पिक्चर अभय देओल की पहली पिक्चर थी, आयशा टाकिया की पहली पिक्चर थी, इम्तियाज अली की पहली पिक्चर थी, मेरी पहली पिक्चर थी, बहुत सारे लोगों की पहली पिक्चर थी। अब उसको वो जिस तरीके से डेट्स के हिसाब से, क्योंकि ये जो शूट होते हैं ये एक लंबा सिलसिला होता है, तो वो पिक्चर बनने में उसने टाइम ले लिया। और चमेली जो थी वो एक ही जगह की कहानी थी, ऑलमोस्ट वो पिक्चर एक ही जगह पे बनती है एक सेट पे, और वहीं पे खत्म हो जाती है पिक्चर। चमेली और अमन के बीच के सीन्स होते हैं, तो इसलिए वो जल्दी बन गई और वो जल्दी रिलीज हो गई। तो जब रिलीज हुई तो मैं बड़े पर्दे पर अपने जितने मेरे दोस्त थे यहाँ पे बॉम्बे में जो बने थे, जिनके साथ काम कर रहा था, तो वो देखने के लिए अंधेरी में फन रिपब्लिक नया नया खुला था उस टाइम पे। तो फन रिपब्लिक में हम पिक्चर देखने के लिए गए, और बहुत, जिसे कहते हैं कि एक वैसे वाली सिचुएशन होती है। मैं अगर आपको बताऊं कि पहला आप नए नए कॉलेज गए हैं और आपने किसी को प्रपोज करना है, और आपका दिल बहुत धड़क रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, सामने क्या बोलने वाली है या क्या बोलने वाला है, तो बिल्कुल उसी तरह का उतार चढ़ाव दिल में, उसी तरह तरह की सारी बातचीत हो रही थी, अंदर मेरे अंदर की बातचीत। और हम पिक्चर देखने के लिए बैठ गए, चमेली पिक्चर शुरू हो गई, और आप यकीन मानो मेरे लिए स्टार्ट से पहले ही पिक्चर का क्लाइमैक्स हो गया। वो इसलिए कि जो स्टार्टिंग क्रेडिट्स थे उसमें बतौर लिरिसिस्ट मेरा नाम नहीं था। ओह। तो खैर, मुझे, मैं जो जिस एंथू के साथ गया था वो नहीं हुआ, पर खैर आगे चलते चलते जैसे ही गाना आया भागे रे मन कहीं आगे रे मन, मैं भूल गया क्या हुआ था पीछे। मुझे लगा यस, ये बात थी जहां जिसको लेके मैं चला था अपने मलेरकोटला जैसे छोटे से कस्बे से, और जिसके साथ मैं चंडीगढ़ में रहा, जिस ड्रीम के साथ मैं दिल्ली तक गया और फिर बॉम्बे आ गया। अब मैं अल्टीमेटली अपने बोलों को बड़े स्क्रीन के पर्दे पर देख रहा हूँ, और ये 700-800 लोग हैं जो एक साथ इस गाने को एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत ही एक ओवरवेल्म फीलिंग। जी। तो लिरिक्स की ही बात आगे बढ़ाते हैं। जब आपकी वेबसाइट पे जाएं कोई, और आपका ट्विटर पे बायो जो रहता है वो भी आपके एक गाने की 2 लाइनें हैं। एक जी मूवी बनी थी रॉकस्टार, और क्या मूवी थी और क्या गाने थे। एक बहुत बड़ा मील पत्थर मेरे हिसाब से हिंदी फिल्मी संगीत के लिए, क्योंकि एक होता है कि सीधी सीधी सड़क जा रही है और मुड़ जाता है फिर मामला जो है, तो वो मेरे को लगता है कि रॉकस्टार एक ऐसा मील पत्थर है। तो उसका जो गाना है कि जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे, लगता है कि उस बहुत खास हैं आपके लिए, तभी आपकी वेबसाइट पे भी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड हैं। तो क्या क्या इनके साथ क्या रिश्ता है इन लफ्ज़ों के साथ? जो मेरी इंटरप्रिटेशन है, मुझे लगता है जैसे आप सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हैं कि मैं कहना कुछ चाहता हूँ, मुझे शब्द नहीं मिल रहे। तो उसी जी। से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सेल्फ क्रिटिकल होना कितना ज़रूरी है, और कितने सेल्फ क्रिटिकल रहते हैं जब आप लिखते हैं? गाना आ जाता है, उसके बाद आप सोचते हैं ये कुछ मज़ा नहीं आया है, इसको यूं कहना चाहिए था, या फिर मज़ा आता है अपना ही काम सुन के, और कभी आपने शीशे के आगे खड़े होकर बोला है वाह इरशाद क्या लिखा है? जी नहीं, ऐसा तो नहीं मैंने बोला कि हुआ इरशाद क्या लिखा है, पर ये बात जरूर है कि जो आपने सेल्फ क्रिटिसिज्म की बात की है, मुझे लगता है हर एक क्रिएटिव आदमी के लिए बहुत जरूरी है ये बात, और राइटर के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए कि राइटर को अपना हर लिखा हुआ लफ्ज बहुत ही प्यारा होता है। इवन उसने फुल स्टॉप लगाया हुआ है, उसको वो भी लगता है कि फुल स्टॉप यहीं लगना चाहिए। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म की जो बात है, या कह लीजिए कि लिखने के बाद आपको लगता है कि यार मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ या मैं कहीं और पहुंच सकता हूँ, ये बहुत जरूरी फीलिंग है। और मैं
हमेशा, जैसे एक सिचुएशन डिस्कस होती है आशु जी, किसी भी पिक्चर में, एक कहानी में, जैसे पिक्चर की कहानी में बहुत सारे सिचुएशंस होती हैं जिन पे गाना लिखना होता है। जब मुझे कहानी सुनाई जाती है, कोई धुन बने या ना बने, म्यूजिक डायरेक्टर डिसाइड हो या ना हो, मैं उसको कितना समझा हूं वो मैं अपने अलग से अपने कागज पे उतार लेता हूँ, और वो बतौर पोएट्री ही उतारता हूँ। जैसे आपने 1 महीना नज़्मों का मेरी किताब पढ़ी होगी, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने, रॉक स्टार की एक मश्क होती है ना, एक मश्क इन द सेंस, एक आप प्रैक्टिस करते हैं, जिसको होमवर्क भी करते हैं, जिसको रफ वर्क भी कहते हैं, उसके दौरान मैंने वो चीजें लिखी थी। जी। आ लौट के अपने घर आ जा, आ लौट भी आ परवास ना कर, खुद को खुद से नाराज ना कर, ये सारी चीजें, अब लौट भी आ परवास ना कर, खुद को खुद से नाराज ना कर, ये थकन जो अटकी है तुझ में, मेरे बदन पे दे उंडेल इसे, मैं तेरी खातिर जिंदा हूं, मेरे होते ना तू झेल इसे। ये मैंने नादान परिंदे घर आजा की मश्क, जो वो उसकी तैयारी थी, ये उसकी नज़्म है। तो वो लिखने के बाद अपने आप को काटना, और फिर ये किसी और का लिखा है, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद ये सोचना। और एक तो ये बात, सेल्फ क्रिटिकल होना एक क्रिएटिव इंसान के लिए बहुत जरूरी है। मैं एक और छोटा सा किस्सा आपको सुना देता हूँ, सारे सुनने वालों को अच्छा लगेगा वो किस्सा, और हैरानी भी होगी आशु जी आपको सुन के। आपने मेरा एक गाना सुना होगा, दिल दियां गल्लां। हाँ बिल्कुल। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के। जी, मैं और विशाल ददलानी, जो विशाल शेखर दियो की हैं, हम यशराज के स्टूडियो में, वहाँ स्टूडियो के बाहर खड़े हुए थे जब ये गाना हम बना चुके थे। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, विशाल ने कहा कि तुम्हें कैसा लगता है इरशाद भाई ये गाना दिल दियां गल्लां? मैंने कहा मुझे तो अच्छा लगता है। कहता अच्छा तो मुझे भी लगता है, क्योंकि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये गाना बना दिया है, आपको नहीं लगता कोई और गाना बनाना चाहिए, हमें एक और गाना बनाना चाहिए उसके बदले में? और हमने उसके बदले में एक गाना बनाया भी, जी। और हमने खुद ही रिजेक्ट भी कर दिया उसको बनाने के बाद। तो ये सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी हो जाता है। और रही बात जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करें अल्फाज मेरे, मुझे ऐसा लगता है वो एक बड़ा पुराना कोट है कि मैंने जो कहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, आपने जो समझा है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। वाह, क्या बात है ना? तो वो होता क्या है कि कई बार आप कहना कुछ और चाहते हैं और सामने वाला कुछ और समझता है। तो ये प्रॉब्लम शब्दों की है, जिसके जरिए आपने कोई चीज कहनी है। ये बड़ी बारीक बात है समझ के हिसाब से, कि जिसके जरिए आपने कोई चीज कहनी है, असल में वही इतने इनकैपेबल टूल्स हैं आपके पास कि आपकी करेक्ट फीलिंग आप तक नहीं पहुंचा सकते। अगर कोई लड़का लड़की को, या हस्बैंड वाइफ को, या हस्बैंड या माँ बेटे को, बेटी को आई लव यू कहती है, तो मुझे लगता है वो इतनी सी बात नहीं कह रही होती या कह रहा होता, जी। कुछ और होता है, वो कोई और फीलिंग होती है जो वो पहुंचाना चाह रहा होता है सामने वाले तक। तो इसलिए उन लफ्जों की वैल्यू मुझे लगता है बहुत बड़ी है मेरे लिए भी, और इन जनरल भी हम सब के लिए, कि जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज में। क्या बात कही है, और बहुत ही मतलब गहरी बात है। और आई थिंक इसीलिए कहते हैं, जब कुछ समझ नहीं आता तो कहते हैं इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि शब्द आपने कहा कि एडिक्वेट नहीं है वो बात, वो इमोशन सामने लाने की। लिरिक्स से जुड़ा एक छोटा सा और क्वेश्चन, इससे पहले कि हम और चीज़ों की बात करें। आपने थोड़ी सी बात भी की कि लिरिक्स बनाना फिल्म्स के लिए बहुत थोड़ा सा टेढ़ा काम है, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स रहते हैं। मीटर होता है, धुन होती है, डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ट्रेंड्स हैं, हुक लाइन है। तो मैं क्रिएटिविटी पढ़ाती हूँ, और एक हम उसमें चैप्टर पढ़ाते हैं कि कंस्ट्रेंट्स एंड क्रिएटिविटी, कि जब कंस्ट्रेंट्स आते हैं तो क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, रिसर्च से पता चलता है। तो आपको लगता है कि जब ये कंस्ट्रेंट्स हैं तो आप ज़्यादा चैलेंज्ड महसूस करते हैं और आपका आउटपुट
बनस्पत इसके कि जैसे आपको कहा जाए कि आप फ्री हैं, आप कोई भी गाना लिखिए, बट जब ये चैलेंजेस के साथ गाना लिखते हैं तो क्या आपको लगता है कि क्रिएटिव आउटपुट बेटर होता है? Sometimes yes, sometimes no. ओके. समटाइम्स यस, इस वजह से ये मेरे साथ भी होता है कि जितने ज्यादा, जैसे इसमें आप एक चीज और जोड़ लें, धुन भी होती है। जैसे हम गाना, जो वो कोई भी गाना हो, जैसे आपने जिन गानों की एग्जांपल दिए, वो जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, या दिल दिया गल्ला, या अगर तुम साथ हो, या कुन फाया कुन, रॉक स्टार पूरे का पूरा, या जो भी कोई हवाएं, ये गाने सारे धुन पे लिखे हुए गाने। तो धुन होती है जो पहले बनती है, सिचुएशन होती है कहानी में जो पहले होती है, और उस सिचुएशन को निभाने वाला एक एक्टर होता है, किरदार, मतलब जिसे आप पात्र कहते हैं, करेक्टर होता है। उस करेक्टर के अकॉर्डिंगली आपको लिखना पड़ता है, उस करेक्टर के अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ता है। और उसके साथ साथ आपको जो म्यूजिक डायरेक्टर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको भी आपको रिक्वायरमेंट इन द साउंड के लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी आपको पूरी करनी होती है। और फिर आपको म्यूजिक कंपनी का एक प्रेशर भी होता है कि आपको हिट गाना देना है, भाई हमें हिट गाना ही चाहिए, क्योंकि सबको हिट गाना चाहिए। और उसके अलावा फिर एक प्रोड्यूसर का टाइम का कंस्ट्रेन भी होता है कि आपको सेट लगा हुआ है, एक दिन के अंदर गाना लिखना है, 2 दिन के अंदर गाना लिखना है। तो ऐसे में होता क्या है, बेसिकली जो मुझे लगता है क्या हो जाता है, क्रिएटिविटी कैसे अच्छी निकलती है जब आप पे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि आपकी जितनी इंद्रियां होती हैं, जितनी सेंसेस होती हैं, वो कंसंट्रेट हो जाती हैं उस पर्टिकुलर काम पे। जब आपके पास खुला टाइम होता है तो मे भी आप देख कहीं रहे होते हैं, दिमाग कहीं और होता है, सुन कुछ और रहे होते हैं, बोल कुछ और रहे होते हैं, तो सारी इंद्रियां उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाती। हम जब कंसंट्रेशन के साथ कोई अटेम्प्ट गाना करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि थॉट आपको लगता है बहुत बड़ा है यार, जो मेरे अभी जहन में आया है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, लेकिन वो जो धुन है वो मुझे अलाउ नहीं कर रही है उस थॉट को। अगर मैं उस थॉट को शॉर्ट में कहता हूं तो वो थॉट का मजा चला जाता है। अच्छा, मान लीजिए आपने, चलिए शॉर्ट में कह भी दिया, क्या ये जो साउंड की रिक्वायरमेंट है म्यूजिक डायरेक्टर की, उसको पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? जी. तो ये मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सली, खासकर लिरिक्स राइटिंग के साथ, यूनिवर्सली ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कंस्ट्रेंट में अच्छा काम होता है। कंस्ट्रेंट में अच्छा काम जनरली होता है, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा टाइम, एक गुजारे लायक टाइम मिल भी जाना चाहिए क्रिएटिविटी के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल. इसी का एक छोटा सा और एक्सटेंशन की, जब लिरिक्स की बात हो रही है तो फिल्मों में जब आप काम करते हैं तो ज्यादा किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं आप? फिल्म डायरेक्टर का ज्यादा रोल होता है आपके साथ या म्यूजिक डायरेक्टर का? नहीं, 2 लोग होते हैं जो आपस में बहुत बात करते हैं। ये मैं बात सिर्फ आशु जी आपको ही बता रहा हूँ। अच्छा. वो 2 लोग ये होते हैं, एक तो होता है इरशाद कामिल, अच्छा. और दूसरा होता है उस पिक्चर का वो करेक्टर। वाह. ये आपस में बहुत उलझते रहते हैं, बहुत एक दूसरे के साथ उठापटक करते रहते हैं। वो करेक्टर है जो होता है, वो चाहता है कि इरशाद कामिल ना आए, जी. इरशाद कामिल चाहता है कि मुझे उन 20-25 लाइनों में जो गाने की मैंने लिखनी है, मुझे रहना है उनमें। बिल्कुल. वो जैसा नीरज जी ने कहा था कि उसको कुछ ना कुछ आना है वैसा, कि जब से गांव से मैं शहर हुआ, इतना कड़वा हो गया कि जहर हुआ, ऐसा मुझे लिखना है। जाना है पार तेरे, तू ही भंवर है, पहुंचेगी पार कैसे नाजुक सी नैया। वो लिखना चाहता है वो इरशाद कामिल उस तरह की लाइन, है ना। और दूरी ये कम ही ना हो, मैं नींदों में भी चल रहा, ये। और वो पात्र कहता है कि तुम्हें मैं उतनी जगह नहीं दूंगा। ये एक क्वेश्चन, ये एक लड़ाई चलती रहती है, पर दोनों की कंसेंसस हो जाती है किसी एक मोमेंट पे, जिसमें थोड़ा सा कह लीजिए आटे में नमक बराबर इरशाद कामिल भी रह जाता है और बाकी वो करेक्टर रह जाता है, जिससे बाकी सारे खुश भी हो जाते हैं और सारी चीजें एक जिसे कहते हैं कंसेंसस पे पहुंच जाते हैं हम लोग।
तो जब आपने ये बात कही तो मुझे आपका जो काली औरत का ख्वाब है उस किताब में से एक छोटा सा याद आया कि जिसमें एक लाइन थी जिसमें आपका नाम शामिल था, जिस तरह से कवि का नाम शामिल होता है, और जी आपने जो लिखा और कामिल वहीं रह गया, वो हाँ मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। जी 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 जी। तो ये इस दौरान फिर जैसा हमने कहा मोटे तौर पे अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर में काफी डिस्कशन चलती रहती है और काफी एक एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट होते रहते हैं। जी, तो थोड़ी सी बातें अब आपकी किताबों की करूं क्योंकि जी जिक्र चला था पहले। तो सबसे पहले एक महीना नज़्मों का। तो सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने फरवरी का महीना नहीं चुना और हमको 31 डेज वाला महीना चुना आपने किताब लिखने के लिए। और जो बात चल रही थी जब आपने मुझे ये बात कही कि किसके साथ आपका सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो वो एक जो इंट्रोडक्शन है उस एक महीना नज़्मों का, उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जी और जी 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 जी। तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें एक महीना नज़्मों का में हमको बहुत सारी लैंग्वेज देखने को मिली। उर्दू भी है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। जी बहुत कमाल की बात है और मुझे बहुत पसंद आई वो बात। तो उससे जुड़ा एक सवाल है कि कितनी लैंग्वेजेस आप जानते हैं? पंजाब से आप हैं तो पंजाबी तो ऑफ कोर्स आती ही होगी। इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू की बात हुई, उसके अलावा भी कोई लैंग्वेज है जो जानते हैं? जी और जब मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते हैं तो कौन सी भाषा में सोचते हैं और क्या उसी में लिखते हैं कि ट्रांसलेशन करना पड़ता है? जी। मैं थोड़ी बहुत फारसी भी जानता हूँ, वो भी मेरी पढ़ी हुई है, और वो आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि वो बॉम्बे आने के बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ी थोड़ी बहुत फारसी, पर्शियन। तो मुझे लगता है कि मेरी क्योंकि मातृभाषा तो मेरी जिसे कहते हैं माँ बोली तो मेरी पंजाबी है, वो मेरे किरदार में आ गई है। लेकिन मेरी जो ट्रेनिंग हुई है ना बहुत सारे साल, वो हिंदी में हुई है। जब मैं सोचता हूं तो मैं हिंदी में सोचता हूं और उसको फिर मैं ट्रांसलेट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं उसको किसी और भाषा में ट्रांसलेट करता हूं। वो जिस तरह का, क्योंकि मुझे लैंग्वेज को लेके मेरा थोड़ा सा एक रवैया और है लैंग्वेजेस के प्रति, एक्सप्रेशन की एक चीज है वो, तो वो कोई थॉट ऐसा होता है जो मुझे अपने आप ही पंजाबी में आया, उसको मैं हिंदी में करने की कोशिश नहीं करता। जी। जो मुझे उर्दू में थॉट आया, उसको मैं हिंदी में डालने की कोशिश नहीं करता। ये मुझे लगता है थॉट खुद डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस भाषा के जिसे कहते हैं कि खाते में जाना है, तो वो अपने आप वहां पे चले जाते हैं। ये मेरे लिए कोई ज्यादा मुश्किल बात होती नहीं। जैसे लेकिन मैं एक भाषा को लेके जैसे कहते हैं एक 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 उसको स्पेशल दर्जा देने वाली बात ये है आशु जी, जैसे एक महीना नज़्मों का बहुत सारे पब्लिशर ने मुझे कहा कि हमें पंजाबी में दे दो। बहुत सारे पब्लिशर ने कहा हमें उर्दू में दे दो, उर्दू के पब्लिशर और पंजाबी के पब्लिशर। अच्छा, बहुत सारे पब्लिशर ने मुझसे इंग्लिश में मांगा, क्योंकि इंग्लिश की जब ये ट्रांसलेशन आई थी, ये फरवरी, मंजू जैदका जी ने आपको बताया भी कि उन्होंने की थी लॉन्च चंडीगढ़ में, तो ये फरवरी में आई थी 2015 में किताब, राइट। तो 2015 में आई, अभी फरवरी 2020 में बैठे हुए हैं हम, 5 सालों में 6 एडिशन इसके आ चुके हैं। और इसको इंग्लिश में भी मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ, मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ, हिंदी में तो है ही यही है, उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ, पंजाबी में भी मैं खुद ट्रांसलेट कर सकता हूँ। यकीन मानिए मैं अभी भी इसके लिए कोई अप्रोप्रिएट ट्रांसलेटर ढूंढ रहा हूँ जो उस तरह से ट्रांसलेट करे जो मुझे भी हैरान कर दे कि अरे यार ये करेक्ट ट्रांसलेशन है, ये हुई ना ट्रांसलेशन, ऐसी होनी चाहिए ट्रांसलेशन। क्या बात, या क्योंकि ट्रांसलेशन में अक्सर वो मीनिंग लॉस हो जाता है जब हम जी वर्ड टू वर्ड करते हैं। पोइट्री ट्रांसलेशन आई थिंक काफी मुश्किल काम है। मुश्किल काम है बिल्कुल। अभी जैसे मेरी काली औरत का ख्वाब भी आपने देखी, काल के बारे में आपने बोला भी, काली औरत का ख्वाब, आप उधर मिडल ईस्ट की जो फिल्म फेयर की एडिटर हैं, उनका नाम भी
मंजू रमनन ही है, मंजू रमनन, जी। वो उन्होंने ट्रांसलेट की है ये। अरे वाह, हाँ, काली औरत का ख्वाब अभी इंग्लिश में आने वाली है। क्या बात। तो किताबों की बातें हो रही हैं और काली औरत का ख्वाब की बात चली, तो जो पढ़ी किताब बहुत बेहतरीन, जैसे मैंने कहा कि उसको तो फुर्सत से पढ़ने वाली है, एक-एक चैप्टर, आपके हाथ से लिखे हुए गीत उसमें, क्या क्या बात है, मतलब उनको देख के कितना कुछ पता चलता है कि गाने के पीछे क्या कहानी है। लेकिन ऐसा लगता है जब बुक खत्म होती है तो ऐसा लगता है फ़िल्म का इंटरवल हुआ है। अब जी, इंटरवल के बाद क्या हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि इसका सीक्वल कब आ रहा है? आगे की कहानी कब सुनाएँगे? जी, मैं बिल्कुल सुनाना चाहता हूँ और वक़्त की कमी ही मुझे रोक रही है। मेरी भी इच्छा बहुत है और पब्लिशर्स की भी जो है इच्छाएँ बहुत हैं कि इसको, और इवन आप यकीन मानिए आपकी ही तरह बहुत सारे जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, वो किताब पढ़ी है, मुझसे पूछा है अगला ये कब आने वाला है इसका सीक्वल? तो मैंने कहा मैं जल्दी लिखूँगा इसका, जब भी मौका मिलेगा मैं जल्दी लेके आऊँगा। एक और किताब जो है, जो आपका फुल लेंथ प्ले है, नाटक बोलती दीवारें, वो भी मैंने पढ़ा, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे कॉलेज या स्कूल में पढ़ना चाहिए था, क्योंकि उसमें इतनी सारी बातें हैं, इतना सारा क्रिटिक और एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें एक ही नाटक में आपने डाली हैं, बट एक जो कॉमन थ्रेड है वो है प्रेम, और आपने जी, उसके इंट्रोडक्शन में भी लिखा है, और मैं पढ़ के सुनाऊंगी कि जितना गुलाबी प्रेम हम फिल्मों में दिखाते हैं, क्या प्रेम सचमुच उतना गुलाबी है? क्या आजकल की नौजवान पीढ़ी उसके असल रंग को जानती है? और आपने ये भी लिखा है कि नाटक फिल्मों में सैकड़ों प्रेम गीत लिखने की थकावट का नतीजा है। जी। तो जो फिल्मों में प्रेम दिखता है और प्रेम जो असल जिंदगी का है, उसमें क्या फर्क है, और प्रेम की परिभाषा क्या है? और मैं ये जानकर पूछ रही हूँ क्योंकि वैलेंटाइंस डे है कल, और मैं आपका यूट्यूब भी फॉलो कर रही हूँ। आप बहुत कुछ प्रेम के बारे में वहाँ पे भी कह रहे हैं, तो थोड़ा हमारे ऑडियंसेस को भी बताइए। क्या जी, मतलब प्रेम की परिभाषा सबके लिए यूनिवर्सल है, बदलती है, उम्र के साथ बदलती है, तजुर्बों के साथ बदलती है, या एक ही है, मतलब कोई उसमें कोई स्कोप ही नहीं है कि इसकी परिभाषा डिफरेंट हो? क्या मुझे ऐसा लगता है बड़ी अच्छी बात है। आप थैंक यू वेरी मच, आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करती हैं, मतलब उसमें वाकई वैलेंटाइन पे पिछले काफी दिनों से कुछ बात हो रही है, और अदरवाइज भी काफी मैं अपनी पोइट्री से रिलेटेड या किताबों से रिलेटेड बातें करता रहता हूँ यूट्यूब पे। अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ है, या मुझे कह लीजिए हमेशा से ऐसा महसूस होता है कि पहली बात, प्रेम की कोई डेफिनेट परिभाषा नहीं दी जा सकती। प्रेम की डेफिनेट परिभाषा नहीं दी जा सकती, ए। हुँ, बी, आप जो 20 साल का या 15 साल का या 25 साल का या 30 साल का इंसान, लड़का लड़की महसूस करता है प्यार के बारे में, वो जरूरी नहीं है 50 साल का और 55 साल का भी करता हो। जैसे जैसे आपकी उम्र आगे बढ़ती जाती है, मोहब्बत के बारे में आपकी राय बदलती जाती है। जैसे जैसे आपका तजुर्बा ज्यादा होता जाता है, मोहब्बत के बारे में आपकी राय बदलती जाती है। मोहब्बत मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही नाजुक पौधा है। उसकी अगर देखभाल ना की जाए, हुँ, उसको अगर समय समय पे पानी ना दिया जाए, उसको उसकी खाद के बारे में ना सोचा जाए, उसको कितनी धूप चाहिए, कैसी हवा चाहिए, वो ना सोचा जाए, तो वो कितनी भी मजबूत जड़ें हों, एक दिन वो जड़ें सूख जाएंगी। जी। तो मोहब्बत किसी एक मोमेंट पे होने वाली चीज नहीं है, मुझे लगता है आशु जी। मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो एक मोमेंट पे अगर हो गई है, मतलब ये है कि अब आपको निभाने के लिए ये एक उस तरह की मेडिसिन आपने ले ली है कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए अब इसको रेगुलर आपको लेते रहना पड़ेगा। जी, आपको लगातार इसको खाद पानी देते रहना पड़ेगा, इस रिश्ते को, मोहब्बत के रिश्ते को। मोहब्बत एक एक पर्सनल चीज है। हर एक की मोहब्बत, दुनिया में जितने लोग हैं उनकी मोहब्बत खास मोहब्बत है। मोहब्बत के बारे में आप कोई राय नहीं दे सकते किसी को। जैसे हर एक इंसान की जर्नी अपनी जर्नी है, वो हुँ, कहीं भी पहुंचा हो,
भले वो बहुत बड़ा इंसान बन गया हो या बीच में रुक गया हो या नहीं भी बना हो, उसकी अपनी जर्नी है, हर इंसान की अपनी जर्नी है। उसी तरह से हर इंसान की अपनी मोहब्बत है, इसी तरह से हर इंसान की अपनी समझ है, और इसी तरह से जैसे जैसे उम्र और तजुर्बा आपकी तरफ होता जाता है, या कह लीजिए आप उम्र और तजुर्बे में ज्यादा बड़े होते जाते हैं, तो मोहब्बत की समझ भी आपको और गहरी होती जाती है। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो वो इसलिए कि आप एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि ओके, ये रिलेशन तो अब ओके है ना, अब तो ऐसे ही होना है। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, मैं उन रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, उन मोहब्बतों की बात कर रहा हूँ जिनका कल्मिनेशन फैमिली में हो जाता है। एक मोहब्बत हुई दो लोगों की, अब फिर उन्होंने फैमिली शुरू कर ली, अपनी शादी हो गई उनकी। अब शादी शुरू हो गई तो एक आधा बच्चा हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये इंसान, वो भले मेल हो या फीमेल हो, कि आप परमानेंटली आपके पास रहने वाला है। वो रहेगा आपके पास, वो रहेगा आपके पास, लेकिन आपको खाद पानी उसी तरह से देना पड़ेगा। जी। अदरवाइज हो सकता है, मुझे याद आ रहा है, एक मेरी गजल का मतला याद आ रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ पहले, फिर अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। मैं सुनाऊँ अगर आपको, आपकी नहीं, इजाजत हो तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आग का दरिया, आग का दरिया इश्क को बोलते हैं, ये तो मतलब आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। कि आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, साथ तुम्हारे रहने वाला तन्हा भी हो सकता है। क्या क्या तो अगर खाद पानी ना दिया जाए तो ऐसा भी होता है कि दो अकेले अकेले लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है पॉइंट ऑफ व्यू की ज्यादा बात है, और एक पर्सनल बात ज्यादा है बनिस्बत एक एक जनरलाइज करने के मोहब्बत की बात को। सही बात। तो अब थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगी कि जो आप शेर कह रहे हैं या पोइट्री कह रहे हैं, उनकी इन्फ्लुएंसेस कहाँ से आए हैं। साहिर साहब से आपने लगाव की बात आपने बहुत बार कही है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो जी। उनका काम आपके लिए क्या मायने रखता है? और भी जो पास्ट में लिरिसिस्ट हुए हैं या कोई और पोएट्स या आपके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, किनका काम फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, किससे इंस्पायर होते हैं, थोड़ा बताइए। जी, मैं पहली बात, मैं पढ़ता हूँ, जैसे साहिर साहब मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे मजरू साहब भी अच्छे लगते हैं। मैं अगर गीतकारी की बात करूं तो शैलेंद्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और आनंद बख्शी साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये गीतकारी के सिलसिले में मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब थैंकफुली क्योंकि मैंने पोइट्री में पीएचडी की है, तो मैंने काफी सारे पोइट्स पढ़े हैं और मैं लगातार पढ़ता भी रहता हूँ। किसी एक से इन्फ्लुएंस होने की कभी मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई है। मैंने रसूल हमजा तो भी पढ़ा है, मैंने काजू को भी पढ़ा है, मैंने रिल के भी पढ़ा है, मैंने सुरजीत पात्र भी पढ़ा है, शिव बटालवी भी मैंने पढ़ा है, बालमणि अम्मा भी मैंने पढ़ी हुई है, सीताकांत माँ का पात्र भी मैंने पढ़े हुए हैं। तो उस तरह से जहां जहां भी मुझे मिलता है पढ़ने के लिए, पोइट्री खासकर, मैं पढ़ लेता हूँ वो सारी। और पढ़ने के बाद इंस्पिरेशन अंदर से ही आती है मुझे, वो बाहर से नहीं आती। बाहर से आती है इंस्पिरेशन, तो आप उस इंस्पिरेशन के पीछे जाते हैं। अगर वो इंस्पिरेशन, मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे आपकी म्यूज कोई लड़की है, तो आप उसके और नजदीक होना चाहेंगे, उसको और जानने की कोशिश करेंगे, उसको और समझने की कोशिश करेंगे, है? और अगेन फिर मुझे एक शेर याद आ गया अपना ही, कि बहुत नजदीक आना भी बिछड़ने की अलामत है, ज्यादा नजदीक हो जाना भी बिछड़ने का एक अंदेशा पैदा कर देता है ना। तो आप जितना वो कोई शायर हो, वो कोई लड़की हो, या कोई और दूसरे किस्म का राइटर हो, आप जितना उसके बारे में जानते जाएंगे, तो आपका जो एक अम्यूजमेंट है
वो कम होता रहेगा, वो खत्म होता रहेगा। तो वो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको इंस्पायर करना बंद कर देंगी वो चीजें। तो इंस्पिरेशन मैं अपने लिए अपने अंदर ढूंढता हूँ। जो मैंने पिछली बार लिखा था गाना हवाएं, जी। क्या मैं उससे अच्छा लिख सकता हूँ गाना? चलो दिल दियां गल्लां लिखता हूँ। जो मैं दिल दियां गल्लां मैंने लिखा था, क्या मैं ज्यादा यूथ को अपने साथ जोड़ सकता हूँ? यूथ चलो जुड़ेंगे मेरे साथ, मैं शायद लिख देता हूँ गाना, शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको। तो ये जो मेरा पिछला काम होता है वही मेरे लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। क्या बात। बट बात हो रही थी कंटेम्प्रेरीज की भी, तो कंटेम्प्रेरीज में मुझे, जी कंटेम्प्रेरीज में मुझे जावेद साहब और गुलजार साहब का नाम तो ऑब्वियसली, मतलब वो हमारे बुजुर्ग हैं दोनों, वो तो हैं ही अच्छे। और कंटेम्प्रेरी राइटरों में मुझे राजशेखर बहुत अच्छे लगते हैं। राजशेखर ने तनु बट्स मनु के गाने लिखे थे, वो रंगरेजा गाना उनका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर कुछ मयूर पुरी ने गाने लिखे थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तेरी ओर उसका गाना था, तेरी ओर, वो मुझे अच्छे लगते हैं। और कौसर मुनीर हैं, कौसर मुनीर अच्छा लिखती हैं, स्वानंद किरकिरे हैं, वो अच्छा लिखते हैं। सब दोस्त हैं, सब अपनी अपनी तरफ से अच्छा ही लिखने की कोशिश करते हैं। जी, बात हो रही लिरिसिस्ट की और कंटेम्प्रेरी लिरिसिस्ट की, तो एक वीडियो आया था कुछ दिन पहले, हमें क्रेडिट दे दो यार। जी जी। तो आप उसमें नहीं थे, बट बाद में आपने एक्सप्रेस की थी अपनी सॉलिडारिटी कॉज के लिए। तो ये जो क्या मसला है, ये लिरिसिस्ट को जो क्रेडिट नहीं मिल रहा है, और थोड़ी सी और बात मैं लिरिसिस्ट के रोल के बारे में भी करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बदलाव देखा है पिछले कुछ सालों में फिल्म में भी। म्यूजिक बदला है, लिप सिंक अब पर्दे पर देखना नहीं मिलता, पूरे जी पूरे गाने देखने नहीं मिलते, एल्बम के तौर पे म्यूजिक रिलीज नहीं होता, सिंगल्स होते हैं या फिर यूट्यूब पे सीधे जूक बॉक्स डाल दिया जाता है। जी। तो लिरिसिस्ट का रोल कैसे बदलेगा, और क्या उनको क्रेडिट जो कम मिला है ओवर द इयर्स या अभी भी करंटली, उसका क्या, उसके ऊपर क्या टेक है आपका? लगता है आपको कि कुछ किया जा सकता है या करना चाहिए? जी, मुझे आपने 2-3 सवाल एक ही उसमें किए हैं। जैसे हाँ, तो मैंने पहले, हम धीरे-धीरे चलते हैं। जैसे मैं पहले बताना चाहूँगा कि जो क्रेडिट दे दो यार पे मेरा टेक क्या है? मेरा टेक क्रेडिट दे दो यार पे यही है कि क्रेडिट दे दो यार, बस। कौसर मुनीर ने लिखा है ये गाना, वरुण ग्रोवर ने लिखा है मिलके, और स्वानंद किरकिरे भी हैं साथ में। अब ये होता क्या है, अगर आप हायरार्की बनाएं आम पब्लिक के लिए, प्रॉब्लम कंपनीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको क्रेडिट देने में ज्यादा। उनको अगर आपके नाम से उनका सर्च इंजन चलेगा तो वो आपको क्रेडिट दे देंगे। मुझे लगता है हमारे लिए जो प्रॉब्लम खड़ी की है वो संगीत सुनने वालों ने खड़ी की है। वो इस वजह से क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपको अच्छे लगते होंगे, और बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिनके आपको सिंगर्स के नाम भी पता होंगे, आपको ये भी पता होगा किस एक्टर पे फिल्म आया था, पर ये बहुत ही कम चांसेस है आपको पता हो कि किसने लिखा है। ये लिसनर्स ने, जिसे कहते हैं कि वो उस तरह का बना लिया है सिलसिला। अरे आपने वो फला सिंगर का नाम ले लीजिए, किसी भी सिंगर का, मैं आई एम जस्ट टेकिंग नेम फॉर द नेम से, फला सिंगर का गाना सुना, आपने फला एक्टर का गाना सुना, जबकि गाना एक्टर को या सिंगर को बाद में बिलोंग करता है। सबसे पहले गाना वो म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट को बिलोंग करता है। बिल्कुल। वो गाना लिरिसिस्ट का गाना है, वो गाना म्यूजिक डायरेक्टर का गाना है। और म्यूजिक डायरेक्टर से भी मुझे लगता है एक लिरिसिस्ट की थोड़ी सी अहमियत ज्यादा ये हो जाती है कि एक ही गाना होता है, लिरिक्स बदलते हैं तो गाने का रंग बदल जाता है। एक धुन जो होती है, धुन एक एक बॉडी की तरह मुझे लगता है होती है, और जो लफ्ज होते हैं वो लिबास की तरह, कॉस्ट्यूम की तरह, ड्रेस की तरह होते हैं। आप उस बॉडी पे कैसी ड्रेस डालना चाहते हैं। आपने वाइट डाली तो वो कुछ और दिखने लगेगा,
आपने ब्लैक डाली तो कुछ और चीज निकलेगी, आपने रेड डाल दिए कपड़े तो वो कुछ और बन जाएगा। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे जिनकी भेंटें भी बनी हैं, बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। तो जब जब आप वो भेंट बन जाती है तो वो कोई और चीज हो जाती है, जब वो गाना होता है तब वो कुछ और चीज होती है। तो ये जो सुनने वाले हैं जब तक इसको नहीं मानेंगे, इसको एक जरूरी नहीं मानेंगे कि यार क्रेडिट हमें फ्रैंकली सुनने वालों को अवेयर करना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए बनिस्बत कंपनीज के जो ये दूसरी हैं। ये जब आप इरशाद कामिल के नाम से सर्च करेंगी ना, लिरिक्स बाय इरशाद कामिल, आई वांट टू लिसन इरशाद कामिल, तो सबको, वो कोई भी हो, उसको एक प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी इरशाद कामिल के नाम की, सही बात है ना? और रही बात दूसरी के उसका अब हमारी अहमियत क्या है, आगे कुछ आपने बोला था, जरा प्लीज रिपीट कर दें वो। ये बोला कि लिरिसिस्ट का रोल किस तरह से बदलेगा। काफी सारा बदलाव इंडस्ट्री में आया है म्यूजिक के हवाले से भी। एक लास्ट ईयर भी ऐसा गुजरा है कि कुछ चेंज आएगा उसके कारण। अच्छा, और ओटीटी की भी बात कर रही हैं आप उसके साथ? ओटीटी की भी बात है कि वेब सीरीज में अब क्या गानों का हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरे आपने ये भी कहा था लिपसिंग गाने के जी बारे में। हाँ, मैं आशा जी एक बात बताऊं आपको, बतौर डायरेक्टर लिपसिंग गाना शूट करना और ऑडियंस को कन्विंस कर पाना कि वो सुने, आज के टाइम पे बहुत मुश्किल हो गया है। वो इसलिए कि हम लॉजिक में कई बार इतना चले जाते हैं जो जरूर से ज्यादा होता है। कई बार हम इतना इलॉजिकल हो जाते हैं, स्लैपस्टिक कॉमेडी पे हंसने लगते हैं जिसपे हंसने का कोई बात भी नहीं होती, फिर भी क्योंकि सब हंस रहे होते हैं तो हम भी हंस देते हैं थिएटर में बैठ के। और पहले जो पिक्चर होती थी, वो पहले पिक्चर होती थी 3-3 घंटे की। अभी जो पिक्चर होती हैं, अभी पिक्चर होती हैं 2 घंटे की, 2.25 घंटे की। तो उसमें लिप सिंक में ज्यादा टाइम जाता है। मतलब अगर आप लिपसिंग गाना कर रहे हैं तो आप सिर्फ गाना ही गा रहे हैं। जी अगर रॉक स्टार में ओ नादान परिंदे घर आजा गा रहा है जॉर्डन, तो वो गाना ही गा रहा है, कुछ और नहीं हो रहा। लेकिन अगर ऐसा गाना चले कि गाना बैकग्राउंड में चल रहा है और आगे कोई कुछ चीजें हो रही हैं, तो आप एक अलग अलग सीन्स, अलग अलग मोन्टाज दिखा सकते हैं। एक कपल की लव स्टोरी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक लेके जा सकते हैं आप एक ही गाने में। तो ये एक दूसरी तरह का टूल बन गया है अब, जहां कहानी आगे बढ़ाना भी गाने की जिम्मेदारी हो गई है आज के जमाने में। और टाइम लिमिट उसको लिपसिंक होने भी नहीं दे रहा। और तीसरी बात ये कि लिपसिंग करने के लिए डायरेक्टर को भी काफी ज्यादा मजबूत होना पड़ता है, वो भी बहुत जरूरी बात हो गई है। और दूसरी बात कि ओटीटी के आने से, तीसरी बात ओटीटी के आने से हम कितना हमारी अहमियत खत्म हुई है एज ए लिरिसिस्ट की या नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान से या हमारे साउथ एशिया से की फिल्मों से म्यूजिक नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि हमारी जिंदगियों से म्यूजिक नहीं निकाला जा सकता। हम शादियां नाच के ही करेंगे, बिल्कुल। और नाचने के लिए हमें संगीत चाहिए ही चाहिए। अब आप, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल जस्टिन बीवर्स एंड अविचीज, है ना, तो शादी पे हम हमारे तो जिसे कहते हैं मामी और चाचा और नाना अविची के उस पे नहीं नाच सकते ना। जी जी उनको तो चाहिए चिट्टा कुकड़ बनेरे पे। बिल्कुल। क्या बात कही है। और मंजू मुझे इशारे कर रही है कि टाइम हो रहा है और आपको भी फ्लाइट पकड़नी है, तो एक आधा सवाल बस लास्ट लेते हैं और फिर कुछ एक दो ऑडियंस के क्वेश्चंस भी लेंगे। हाँ जी, प्लीज लीजिए, मैं अपने पास है 10 बस मिनट एक जी। पूछना चाहती हूँ कि कुछ जो अभी लास्ट ईयर का जैसा रहा है लॉकडाउन में, या कुछ लिखा हो या कुछ ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब हो, याद हो इस वक्त, थोड़ा सा सुना दीजिए। और एक और चीज कि आगे का क्या प्लान है। फिल्म लिरिक्स तो चलेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ सोचा है कि डिफरेंट करेंगे कुछ, हम एक नए इरशाद कामिल को देखेंगे जो शायद स्क्रिप्ट लिखें फिल्म की, स्क्रीन प्ले लिखें, कोई प्लेज लिखें। क्या प्लान है आगे का, तो ये भी बता दीजिए। जी, मैं डेफिनेटली, पहली बात तो ये कि इरशाद कामिल बतौर गीतकार लोगों को पता चल गया है कि वो गीतकार है।
पर इरशाद कामिल बजाते खुद ये जानता है कि वो सिर्फ गीतकार नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ये इस मोहल्ले में कई गलियां हैं। अभी सिर्फ एक ही गली हमने देखी है, और बाकी गलियां धीरे धीरे मुझे लगता है कि सामने आएंगी और जल्दी आ जाएंगी सामने। उसमें सब कुछ हो सकता है। उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग भी हो सकती है, उसमें और नाटक लिखना भी हो सकता है, उसमें फिल्म डायरेक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसमें। क्या बात। ये तो बात समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि हमको भी पता है कि इरशाद कामिल सिर्फ फिल्म लिरिसिस्ट तो नहीं है। तो एक दो सवाल ऑडियंस के लेते हैं और फिर लास्ट में एंड करेंगे, आप कुछ सुनाएंगे जो आपने लिखा चलिए है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, एक मैं आपको बताती चलूं कि काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उसमें शामिल किया है मैंने, एक मेरे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, पवन झा, जो जयपुर में रहते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सलाम भेजा है। और पवन जी को मेरा भी बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत सलाम। बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान हैं। और उनसे काफ़ी बातचीत हुई कि मैंने बोला इरशाद आ रहे हैं, क्या पूछूं। तो हाँ। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा जो मैंने अपने क्वेश्चंस में वीव किया। और दूसरा एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, और वो पवन जी ने भी पूछा था, और अमर राव जो हमारे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं फाइनेंस, वो कहते हैं कि रॉकस्टार के गाने बहुत रेबेलियस किस्म के थे। जी। कि मैंने आपकी एक इंटरव्यू में सुना है कि यू आर ऑल्सो अ क्लोज डोर रेबल। यस यस, राइट। तो दैट एक्सप्लेन्स मेनी ऑफ योर लिरिक्स। तो पवन जी ने भी ये बात की थी कि सॉन्ग्स एज प्रोटेस्ट, उसके बारे में कुछ आपसे पूछूं तो इन दोनों का अगर इकट्ठे अगर जवाब देंगे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉन्ग्स एज ए प्रोटेस्ट। मुझे ये बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है, पवन जी का भी और अमर जी का भी आपने पूछा, थैंक यू। मुझे लगता है सॉन्ग्स से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो सकता है, पर सिर्फ सॉन्ग से परिवर्तन हो सकता है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि मैं सिर्फ गाने लिखूंगा और मैं लिखूंगा साडा हक इत्थे रख, और शासन जिनको अपना हक चाहिए, अधिकार चाहिए, वो उनको दे देगी। ऐसा नहीं होने वाला है। या छीन के लेंगे अपना हक, ये मैं लिखूंगा और शासन हक दे देगा अपना, ऐसा नहीं होने वाला है। उसके लिए एक तरीका, एक वो तो आपको जो एक जद्दोजहद है वो तो करनी ही पड़ेगी, पर उस जद्दोजहद को जिंदा रखने के लिए एक जो आंदोलन कोई भी होता है, जो एक कह लीजिए आप एक कुछ भी रेवोल्यूशन शुरू करती हैं आप किसी तरह से, रेवोल्यूशन एक दिए की ज्योति की तरह होती है, जिससे जहां जब ज्योति जलती है तो आसपास थोड़ा प्रकाश हो जाता है। उसी तरह से जब रेवोल्यूशन कोई आता है तो आसपास उसका असर दिखाई देता है, पर उस ज्योत को जलते रहने के लिए भी तो किसी चीज की जरूरत है। जी और वो गाने ये एनर्जी देते हैं। बिल्कुल। वो रंग दे बसंती चोला ये एनर्जी देता है। तो वो वाली जो चीज है, मुझे लगता है गानों की जो अहमियत है वो इस लिहाज से है, वो कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं एक आंदोलन की, एक रेवोल्यूशन की। जी बिल्कुल। तो बस आखिर में इससे पहले कि आप छत पर जाकर अपनी फ्लाइट पकड़े चेन्नई की, आपसे बस गुजारिश है कि जाते जाते कुछ सुनाइए हमें। जी, तो लॉकडाउन के दौरान असल में काफी कुछ लिखा गया। मैं आपको कुछ एक दो मतलों के साथ एक दो शेर सुनाता हूं, तो उसके बाद फिर मैं विदा ले लूंगा। शुरुआत यहां से कर रहा हूं आशु जी के, अपने खिलाफ अपना ही किरदार मत बना, अपने खिलाफ अपना ही किरदार मत बना, मैं पुल बना रहा हूं, तू दीवार मत बना। अपने खिलाफ अपना ही किरदार मत बना, मैं पुल बना रहा हूं, तू दीवार मत बना। मरहम की चादरें ना चढ़ा दिल की चोट पर, मरहम की चादरें ना चढ़ा दिल की चोट पर, ये जख्म जख्म रहने दे, तू मजार मत बना। क्या बात। ये जख्म जख्म रहने दे,
तू मजार मत बना, माना है तू हसीन, मुबारक हुसन तुझे। माना है तू हसीन, मुबारक हुसन तुझे, इस खूबसूरती को तू हथियार मत बना। क्या बात। इस खूबसूरती को तू हथियार मत बना। ये भी शेर देख लीजिएगा कि रिश्ते सियासतों से नहीं चल सके कभी। रिश्ते सियासतों से नहीं चल सके कभी, घर में ही जोड़ तोड़ की सरकार मत बना। क्या बात, क्या बात। तो एक दो शेर और सुना देता हूँ आपको। बीच में सुनाया था मैंने जी ये जो आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है। आग का दरिया धीरे धीरे कतरा भी हो सकता है, साथ तुम्हारे रहने वाला तन्हा भी हो सकता है। यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है। यार की आदत चाहत में बदली बदली हो सकती है, यार की आदत चाहत में ही बदला भी हो सकता है। गौर से मुझको देखो, परखो, फिर कहना तुम हाँ या ना। एक वर्ड आता है अगले शेर में तौहीद, जिसका मतलब गॉड इज वन होता है। तौहीद एक वर्ड आता है कि गौर से मुझको देखो, परखो, फिर कहना तुम हाँ या ना। इश्क मेरा तौहीद नहीं है, झूठा भी हो सकता है। क्या बात, क्या बात। कामिल यार मुनादी करके इश्क मसीहा ढूंढेगा। कामिल यार मुनादी करके इश्क मसीहा ढूंढेगा। इश्क मसीहा वो खुद ही हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या बात, क्या बात। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया और कितना मजा आया। तो काश वो प्लेन आपके छत पे ना खड़ा होता, काश होता, काश मंजू मुझे इशारे नहीं कर रही होती कि वक्त हो गया है बंद करने का ये सेशन। बट बहुत बहुत मजा आया। पर्सनली मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी किताबें पढ़ूंगी, आपको मैसेज करूंगी अगर कुछ सवाल होंगे उनसे रिलेटेड। जी और जी जी बहुत बहुत हमें इंतज़ार रहेगा कि आप कैंपस पे आएँ और हमारे स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करें। वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। और इसके जी, साथ थैंक यू वेरी मच। आपका भी आशु जी बहुत बहुत शुक्रिया, मंजू जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्णिमा जी, नीरज जी, साक्षी जी, चैतन्य जी, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सुना मुझे और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। आशु जी ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए। ये मतलब एक अलग तरीके का लिटरेरी सेशन हुआ, ये सिर्फ फिल्मी सेशन नहीं हुआ, लिटरेरी सेशन हुआ मुझे लगता है, क्योंकि हम लिट फेस्ट में थे। और यकीनन मैं आऊंगा जब भी आप शुलिनी मुझे बुलाएंगी। आशु जी, मंजू जी, हाजिर हूं मैं, मुझे बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओवर टू यू नीरज। Thank you, ma'am. But after this, but then also, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा. With these words, I would like to thank Irshad ji for joining us today and Dr. Ashu Khosla for moderating the session.